तो देखिए कल जो हम लोग सीखे थे वो यहाँ तक थे। इंग्लिश अपने आप में क्या है? इंग्लिश था अपने आप में लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है अपने आप में? लैंग्वेज। और लैंग्वेज कैसे बनता है? साउंड से। और साउंड का जो रिटन फॉर्म था वो क्या था? लेटर। और लेटर लेटर को जोड़ते थे तो क्या बनता था? वर्ड, है ना। और वर्ड में हम लोग सीखे थे कल कि वर्ड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, वर्ड कैसे पहचानते हैं। ये तो एक ब्रीफ एक तरह से समझिए ना, ABCD है। ABCD मतलब समझते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज का ये बेसिक है, ये हमको जानना है। तो वर्ड के बाद जो बचा था पोर्शन वो क्या था? वर्ड के बाद हम लोग को समझना होता है फ्रेज, फिर क्लाउज, और फिर फ्रेज के बाद फिर क्लाउज, और फिर सेंटेंस, है ना। तो ये सारा पोर्शन अभी बाकी है हम लोग का रिवीजन के लिए, है ना। तो वर्ड में हम लोग जब कल डिस्कस किए थे, तो अगर आप वर्ड का आइडेंटिफिकेशन करना जान जाते हैं कि कोई भी वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, अगर आपको वर्ड का क्या जाता है आइडेंटिफिकेशन, तो अगर आप वर्ड का आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं तो समझिए कि आपको ग्रामर आ गया है, कुछ हद तक आ गया है ना। क्यों आ गया है? क्योंकि जो ग्रामर होता है ना, बेसिकली ग्रामर में दो चीज़ का टेस्ट होता है। ग्रामर जो होता है बेसिकली क्या चीज़ का टेस्ट होता है? दो चीज़ का। एक होता है वर्ड प्लेसमेंट। एक क्या होता है आपका? वर्ड प्लेसमेंट। वर्ड प्लेसमेंट। और दूसरा होता है वर्ड सिलेक्शन। वर्ड सिलेक्शन। अगर आपको वर्ड पहचानने आ गया, इसका मतलब है कि आप वर्ड तब उसको आप समझ सकते हैं क्या कि उसको वर्ड को प्लेस कैसे करेंगे और वर्ड सिलेक्शन कैसे करेंगे, है ना। वर्ड प्लेसमेंट और वर्ड सिलेक्शन। तो वर्ड प्लेसमेंट का मतलब कि कौन सा वर्ड कहाँ कैसे सूट करेगा, और वर्ड सिलेक्शन कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। तो इसका एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि अगर आप वर्ड तक, जहाँ तक अभी हम लोग किए थे पिछले क्लास में, अगर वहाँ तक आप वर्ड पहचानने लगते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे बनेगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू कर समझते हैं चीज़ों को। एक क्वेश्चन लेते हैं तो पहले, दिस विल दिस विल डैश, दिस विल डैश, लाइन टेढ़ा हो गया, दिस विल डैश इम्यूनिटी, है ना। अगर आपको इतना पता है और कुछ बेसिक नॉलेज है तो अगर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है जैसे इसको भरिए, एक दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग, बी नंबर में दिया हुआ है स्ट्रेंथ, सी नंबर में दिया हुआ है स्ट्रांगली, और डी नंबर में दिया हुआ है स्ट्रेंथनिंग। भरिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए अगर आप वर्ड पहचानने जानते हैं ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। वो टेस्ट करता है आपको कि वर्ड का अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है आपको। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपसे क्या वो टेस्ट कर रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे, दिस विल डैश योर इम्यूनिटी होगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए, योर इम्यूनिटी, दिस विल डैश योर इम्यूनिटी, है ना। चलिए तो भरिए। तो देखिए इसमें पहला चीज़, आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान पा रहे हैं तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ पे विल आ गया, तो ये आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो विल के बाद क्या आएगा? यहाँ पे मेन वर्ब आना चाहिए। अब ये जो चार ऑप्शन है अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अच्छे से, तो स्ट्रॉन्ग अपने आप में क्या है? स्ट्रॉन्ग अपने आप में है एडजेक्टिव। स्ट्रेंथ क्या है अपने आप में? स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथन, स्पेलिंग स्ट्रेंथन दे देते हैं, EN लगा देते हैं ना। तो स्ट्रेंथन जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका वर्ब, ठीक है। और स्ट्रांगली क्या हो जाता है? अपने आप में LY लग गया है एडजेक्टिव में, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, LY लग गया है तो एडवर्ब बन जाएगा, ये सीखे थे अभी। ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। याद रखिएगा कि नाउन के लास्ट में अगर LY ऐड होता है तो वो बन जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। और किसी एडजेक्टिव के लास्ट में LY लग जाता है तो वो बन जाता है एडवर्ब। जनरली मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है ना।
तो इसमें स्ट्रेंथनिंग क्या हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। देखिए अगर विल है तो कंटिन्यूअस में बी प्लस आईएनजी होता है, तो इसके बाद तो वर्ब आएगा। तो पहले अगर आप इतना जानते हैं तो पहले तो एडजेक्टिव वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा ना, तो एडवर्ब होगा, क्योंकि प्लेसमेंट यहाँ पे वर्ब खोज रहा है, ये दिया हुआ ऑप्शन में एडजेक्टिव और ये दिया हुआ एडवर्ब, क्योंकि आप पहचानना जानते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। और ये है आपका स्ट्रेंथन, ये एक वर्ब है, और ये स्ट्रेंथनिंग भी वर्ब है, लेकिन दोनों में क्या है कि ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है और ये क्या है आपका आईएनजी फॉर्म है। ये हो जाएगा आपका आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूटी तो है नहीं, यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, स्ट्रेंथन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन टेस्ट किया जाता है। तो उसमें अगर आप जब तक वर्ड प्लेसमेंट और वर्ड सिलेक्शन नहीं जानेंगे अच्छे से तो फिर दिक्कत होगी, है ना। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन किया जाए। जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव हियर्ड दिस सॉन्ग बिफोर। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई हैव हियर्ड दिस सॉन्ग, आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर। एक और सेंटेंस लिखते हैं, शी हैड लेफ्ट, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड, है ना। एक और सेंटेंस लिखते हैं, यू आर सिटिंग बिफोर मी। ये तीन सेंटेंस लिखे, तीनों सेंटेंस में कॉमन क्या है? तीन सेंटेंस में कॉमन ढूंढिए, पढ़िए सेंटेंस को और ढूंढिए, थोड़ा सा विचार कीजिए कि इस पे हम क्या चेक करना चाह रहे हैं। कॉमन अगर आप ढूंढ लिए होंगे, आपको पता चला होगा कि फर्स्ट सेंटेंस में भी आपका क्या है बिफोर, सेकेंड सेंटेंस में भी क्या है बिफोर, और यू आर सिटिंग बिफोर, बिफोर भी कहाँ है, इसमें भी है। हम याद कीजिए पहले क्लास में हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि एक आदमी का जैसे अलग अलग फंक्शन अलग अलग काम होता है, उसी तरह से ग्रामर में जो एक वर्ड होता है उसका भी अलग अलग फंक्शन होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब होता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच था। तो बिफोर जनरली हम लोग जानते हैं वो क्या होता है कि प्रीपोजिशन, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे देखिए बिफोर अलग अलग काम कर रहा है। तो पहला सेंटेंस देखिए, आई हैव हियर्ड दिस सॉन्ग बिफोर, दिस सॉन्ग बिफोर जो है यहाँ पे ये है ना, ये दिस सॉन्ग बिफोर ये टाइम बतला रहा है। आई हियर्ड दिस सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है सुना है बहुत पहले, बिफोर, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम को बतला रहा है बिफोर, है ना। हियर्ड मतलब सुना है, कब, बिफोर, पहले सुना है, तो ये वर्ब के बारे में, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा है सी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। यहाँ पे देखिए क्या है कि एक सेंटेंस ये है सी हैड लेफ्ट और बिफोर आई रीच्ड, ये दो सेंटेंस है, और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिफोर। यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड है, और कनेक्टिंग वर्ड है तो यहाँ पे बिफोर कैसा काम कर रहा है, कंजंक्शन की तरह से। देख रहे हैं वर्ड एक ही है लेकिन काम अलग अलग तरीके से कर रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम है, सेकंड सेंटेंस में बिफोर कंजंक्शन हो गया, थर्ड सेंटेंस में देखिएगा तो यू आर सिटिंग बिफोर, ये जो है सिटिंग बिफोर, ये हो जाएगा प्री, बिफोर यू आर सिटिंग बिफोर मी होना चाहिए यहाँ पे, या कोई भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए यहाँ पे, सिटिंग बिफोर मी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो क्या दिखा रहा है कि ये एक वर्ड है मी और यू, इस दोनों को लोकेट कर रहा है, यू आर सिटिंग बिफोर मी, यहाँ पे बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन। यानी कि क्या हुआ, ध्यान से देखिए तो तीन सेंटेंस में तीन तरीके से बिफोर काम हो रहा है, एक में एडवर्ब हो रहा है, एक में कनेक्शन हो रहा है और एक में प्रीपोजिशन हो रहा है। हम लोग को ये पहचानना जरूरी है, और इसका फंक्शन कैसे जानेंगे, तो जब हम लोग डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें आसान हो जाएगी, है ना। चलिए तत्काल इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन करते हैं कुछ कुछ, देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। कम इन,
फिर उसके बाद जब पढ़ेंगे तो ये सब सही होगा ही। यू आर सिटिंग इन माई क्लासरूम, है ना। तो इस सेंटेंस में भी देखिए कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है देखिए फटाफट, कॉमन है यहाँ पे इन, है ना। तो इन बताइए यहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और यहाँ पे इन क्या है। जनरली इन देख के लोग प्रीपोजिशन बोल देता है, तो वैसे नहीं देखना, यहाँ पे फंक्शन देखना। यहाँ पे क्या है, कम वर्ब है, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इन यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया ये, एडवर्ब। और दूसरा क्या है आपका, और एडवर्ब ऑफ क्या है दूसरा, यू आर सिटिंग इन माई क्लासरूम। तो यू आर सिटिंग इन माई क्लासरूम, इन क्या बतला रहा है यहाँ पे, इन माई क्लासरूम। यहाँ पे माई क्लासरूम ये नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन। ये हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशन के पहले हमेशा नाउन आएगा ही आएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, याद रखिएगा। अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। यहाँ पे इन क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन। देख रहे हैं एक ही वर्ड है इन, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। चलिए फिर दूसरा वर्ड देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, he is pretty good, he is pretty good in singing, he is pretty good in singing, he is very pretty। he is very pretty, है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, प्रिटी जो वर्ड है, प्रिटी क्या है ये देखिए। प्रिटी जो होता है प्रिटी गुड, गुड अपने आप में एक और एडजेक्टिव, गुड क्या अपने आप में एडजेक्टिव, और प्रिटी गुड ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और दूसरा है सी इज वेरी प्रिटी, यहाँ पे जो ये प्रिटी है ये क्या बतला रहा है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ पे वेरी हो जाएगा एडवर्ब, सी इज वेरी प्रिटी, प्रिटी ये क्वालिटी दिखा रहा है ना सी का, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और प्रिटी वेरी प्रिटी ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन सा है, प्रिटी, और नहीं एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन है, वेरी, और प्रिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव ना। तो ये कुछ ऐसा फ्रेंड ये है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद फिर से बढ़ेंगे आगे। जैसे मान लीजिए ये एक तरह से आपका कि समझ में आना चाहिए पढ़ना कैसे है ना। दिस इज, अगर ये सब आपको आ रहा है तो समझिए कि आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये सब नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ग्रामर। दिस इज़ अ यूनिक अप्रोच टू टैकल दिस सिचुएशन, है ना। दिस इज अ यूनिक अप्रोच टू टैकल दिस सिचुएशन, दिस अप्रोच इज प्रिटी, दिस अप्रोच is pretty innovative, है ना। और एक और है, I approach this kind of situation differently, है ना। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, दिस इज अ यूनिक अप्रोच। तो इसमें कॉमन क्या है देखिए यहाँ पे, में अगर हम कॉमन लें, देखिए यहाँ पे भी है आपका अप्रोच, नहीं यहाँ भी है अप्रोच। अब इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज आ गया आर्टिकल, तो ये इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा, तो ये हो गया यहाँ पे नाउन,
और ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, है ना। नेक्स्ट है दिस अप्रोच इज प्रिटी इनोवेटिव, है ना। दिस अप्रोच इज प्रिटी इनोवेटिव, दिस हो गया क्या, अप्रोच, है ना। और यहाँ पे दिस क्या है आपका, ये बताइए, तो ये दिस के बारे में क्या ख्याल है। ये जो दिस होगा ना ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। इसके बाद अगर जब नाउन नहीं होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और इसके बाद अगर नाउन होता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता। क्योंकि दिस इज है, ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। और यहाँ पे दिस अप्रोच साथ में है, दिस अप्रोच यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस अप्रोच यहाँ पे हो जाएगा आपका नाउन, और इस नाउन के पहले दिस आया, ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। और फिर इसके बाद है आई अप्रोच दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। यहाँ पे जो अप्रोच है वो वर्ब की तरह से यूज हो रहा है। किसके तरह से यूज हो रहा है, वर्ब की तरह से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा फ्रेज। अगर इतना आ रहा है तो बहुत अच्छा है, तैयारी है आपका ग्रामर में तो। चलिए, नेक्स्ट हम लोग अभी तक जो देखे हैं वो क्या देखे हैं कि सबसे छोटा यूनिट जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो क्या था, लेटर। फिर लेटर को जोड़े तो क्या बना, वर्ड। अब वर्ड को जोड़ेंगे तो बनेगा फ्रेज। क्या बनेगा भाई, फ्रेज बनेगा, है ना। तो चलिए फ्रेज देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज होता क्या है, फ्रेज को लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not which does not have its subject its subject and finite verb, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आप रख सकते हैं कि इट डज पुट फॉरवर्ड, इट डज पुट फॉरवर्ड सम मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग, बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग। इसका क्या मतलब होगा, पहला चीज देखिए कि जो फ्रेज होता है ना, फ्रेज, तो वो फ्रेज जो होता है सबसे पहले ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दिखाता है। किसको दिखाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और विच डज नॉट हैव इट्स सब्जेक्ट, ना तो इसका अपना सब्जेक्ट होता है और ना तो इसको अपना फाइनाइट वर्ब होता है। तो बात आता है फाइनाइट वर्ब क्या होता है फिर। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदलता है, किसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, जो सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करता है, वैसा वर्ब जो वैसा वर्ब हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऐसा वर्ब जो क्या करता हो, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म बदलता हो, उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। जैसे देखिए, जैसे बोलते हैं आई प्ले, है, लेकिन अगर ही लिख देते हैं तो प्ले किस में बदल जाता है, प्लेज में। फॉर्म बदल गया ना, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इसमें ऐसे ही एस वाला आ गया। जो प्ले होगा वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले या कोई टेंस के अकॉर्डिंग बदले फॉर्म, ठीक है। दूसरा, अब इसके बाद इट डज पुट फॉरवर्ड सम मीनिंग। और हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ना तो इसमें अपना सब्जेक्ट है और ना तो इसका अपना एक फाइनाइट वर्ब है, फिर भी ये कुछ मीनिंग क्या करता है, आगे बढ़ाता है, फिर पुट फॉरवर्ड करता है, बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पे हम दुकान चले गए और वहां पे बोले कि टू, वहां जाके आप बोलते हैं सिर्फ टू आलू टिक्की बर्गर, टू आलू टिक्की बर्गर, है ना। टू आलू टिक्की बर्गर जैसे ही बोले
इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई दुकान पे गए और वहां जाके आप बोलते हैं कि टू आलू टिक्की बर्गर, तो उसको समझ में आया कि आप टू आलू टिक्की बर्गर लीजिएगा, लेकिन उसको पूरा बात नहीं समझ में आया कि आप वो आलू टिक्की बर्गर जो है वो खाएंगे या फिर घर लेके जाएंगे, है ना। वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया लेकिन फिर भी कुछ मीनिंग दिया। तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, फ्रेज। और इसमें देखिए कहीं सब्जेक्ट है, कहीं सब्जेक्ट भी नहीं है और ना ही कभी फाइनाइट वर्ब है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए, ना तो सब्जेक्ट होना चाहिए और ना तो फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेज बोलते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, आई वॉन्ट टू इट, आई वॉन्ट टू इट टू आलू टिक्की बर्गर, टू आलू टिक्की बर्गर ना, ऐसे अगर एक सेंटेंस लिखते हैं तो इसमें देखिए ये अगर यहाँ से यहाँ तक लिए तो ये तो हो गया कंप्लीट सेंस, ये तो हो गया आपका सेंटेंस पूरा का पूरा, मीनिंग समझ में आ गया उसको। लेकिन लेकिन अगर हम सिर्फ इसको यहाँ तक ही बोलें, जैसे सपोज टू आलू टिक्की बर्गर, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अगर इस पोर्शन को खाली देखें ये हो जाएगा फ्रेज, है ना। येलो कलर से जो किए वो क्या हो जाएगा, फ्रेज। और ये पूरा का पूरा जो लाइन अभी ड्रॉ किए हैं ये क्या हो जाएगा आपका, क्लॉज। ये सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि टाइप्स ऑफ फ्रेज, टाइप्स ऑफ फ्रेज। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रेज में जो सबसे पहला टाइप है वो होता है आपका नाउन फ्रेज। कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी नाउन अगर एक सिंगल वर्ड में है तो नाउन है, और एक से ज़्यादा वर्ड है और वो नाउन है तो वो नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, सिंपल। जैसे हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हम योर आइडिया, योर आइडिया इज यूनिक, है ना। क्या होगा यहाँ पे, देखिए आइडिया, ये जो सब्जेक्ट बना, ये योर आइडिया क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट, और यहाँ पे कौन बनता है, सब्जेक्ट जो बनता है ना, याद रखिएगा जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट सिर्फ बन सकता है कौन कौन, नाउन और प्रोनाउन ही बन सकता है। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो योर आइडिया जो हो गया ये तो नाउन हो गया, और क्या वर्ड है, एक से ज़्यादा वर्ड है तो इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट भी है और ये नाउन फ्रेज भी है। जैसे बोलते हैं आई लाइक योर आइडिया, आई लाइक योर आइडिया। अब यहाँ पे देखिए आई लाइक व्हाट, तो व्हाट का आंसर आ गया तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी कौन होता है, नाउन। प्रोनाउन अगर होता है तो यहाँ पे भी ये क्या है आपका, कैसा हो जाएगा, नाउन फ्रेज, है ना, नाउन फ्रेज। क्लियर है। चलिए दूसरा जो टाइप आता है, दूसरा टाइप आता है एडजेक्टिव फ्रेज। दूसरा है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, ही इज एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, is an intelligent boy. Suppose is an intelligent boy. ठीक है, अगर हम ऐसा लिखते हैं एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि बॉय क्या हो जाएगा आपका, नाउन। बॉय क्या हो गया, नाउन। और इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव, क्योंकि बॉय का क्वालिटी बता रहा है, नाउन का जो क्वालिटी बताता है वो क्या, एडजेक्टिव। और ये क्या है आपका आर्टिकल, है ना। तो सपोज करिए कि अगर इंडिविजुअल अगर ये देखें तो ये नाउन है, और ये इंडिविजुअल देखें तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो ये काम कर रहा है कैसा, कॉम्प्लीमेंट का। कैसा काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का, है ना। क्यों कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि अगर इसको ढक देंगे तो कोई मीनिंग ही नहीं आएगा, ही इज़ व्हाट, कुछ नहीं। इसको कंप्लीट करने का काम कौन कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, है ना। अब एडजेक्टिव एक वर्ड करता तो एडजेक्टिव बोलते हैं, चूंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव फ्रेज, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे है इज अ काइंड हार्टेड पर्सन। उसी तरह से ये भी देखिए, ही इज काइंड हार्टेड ये हो जाएगा नाउन, और ये नाउन का क्वालिटी बता रहा है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन चूंकि ये सब मिलके काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का, और चूंकि ये एक से ज़्यादा वर्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक और सेंटेंस लेते हैं, ही गेव मी 500 रुपी, 500 रुपीज़। यहाँ पे देखिए क्या है, ये रुपीज़ क्या है, नाउन है। रुपीज़ क्या है ये अपने आप में, नाउन। ये रुपीज़ क्या है, नाउन। और यहाँ पे जो ये आपका है ना 500, 500 500 क्या रुपीज़ के बारे में बता रहा है, ये हो जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों बोले एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है, एक से ज़्यादा वर्ड है, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलती है ना। चलिए, अगर हम ऐसा लिखते हैं, ही गेव मी, ही गेव 500 रुपीज़ नोट, ये हो जाएगा गलत। कहाँ गलत हुआ जरा पकड़िए तो सेंटेंस पढ़ के देखिए, ही गेव मी अ, आर्टिकल आया, आया है तो नोट है सिंगुलर, आया है तो ये सिंगुलर नाउन है। और अगर ये सिंगुलर नाउन है तो 100 रुपीज़ नहीं होता है, 500 रुपीज़ नहीं होगा। मतलब नोट, एक नोट दे रहा है ना, किसका, 500 का। अगर एक 500 का नोट दे रहा है तो यहाँ पे रुपीज़ नहीं होगा ना, ये क्या होगा, सिर्फ रुपी। ही गेव मी अ 500 रुपी नोट, है ना। और इसमें मी 500 दिया, वहाँ 100 रुपया दिया तो यहाँ पे रुपीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे नोट का बात हो रहा है ना, तो नोट क्या हुआ है, एक है, तो इसलिए उसमें रुपीज़ में प्लूरल नहीं होगा। चलिए, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अगर देखें, अगर हम इसी चीज़ को ऐसा लिखते, एक जगह पे टू कर देते, जैसे सपोज ही गेव मी 500 रुपीज़ नोट्स, क्या ये सही होता, क्या ये सही होता, तो ये आंसर है, गलत हो जाता। कैसे, क्यों गलत है, ये गेव मी टू, ये तो समझ में आ गया कि टू है, टू है तो ये नोट बहुत प्लूरल होना चाहिए, तो ये प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा था ना, तो और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है, याद रखना, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। तो टू हो गया तो ये प्लूरल हो गया नाउन। अगर ये नाउन हो गया तो ये काम करेगा किस तरह से, एडजेक्टिव की तरह से। जब ये एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा तो ये प्लूरल तो होगा नहीं, यहाँ पे जो रुपीज़ है ये हो जाएगा गलत, है ना, समझ रहे हैं। तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। दिक्कत, नाउन फ्रेज भी देख लिए, एडजेक्टिव फ्रेज भी देख लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किसको, एडवर्बियल फ्रेज को। एडवर्बियल फ्रेज, क्या डिस्कस कर लेते हैं, एडवर्बियल फ्रेज को, है ना। तो एडवर्बियल फ्रेज अगर देखा जाए तो एडवर्बियल फ्रेज का एग्जांपल लेते हैं, आई मेट यू यस्टरडे, आई मेट यू यस्टरडे, एक सेंटेंस लिखे। और दूसरा लिखते हैं, आई मेट यू लास्ट वीक। देखिए, यहाँ पे क्या है कि आई मेट यू यस्टरडे, ये जो यस्टरडे है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और चूंकि एक वर्ड है तो इसको एडवर्ब बोल दिया। आई मेट यू लास्ट वीक, ये तो एक वर्ड नहीं है ना, एक से ज़्यादा वर्ड हो गया, और ये काम भी कैसा कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम ही है, एडवर्ब ऑफ टाइम ही है, ये भी टाइम ही बता रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, एडवर्ब नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड हो गया ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज।
एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं एक और एडवर्बियल फ्रेज के बाद एक आता है वर्बल फ्रेज। वर्बल फ्रेज है ना। देखिए, तो वर्बल फ्रेज जो होता है, वर्बल फ्रेज कैसा है? अगर एक वर्ड है तो एक वर्ड है तो वर्ब, एक सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद इसमें वर्बल फ्रेज ढूंढते हैं ना। सी कंप्लीटेड द असाइनमेंट। सी completed the assignment। he completed the assignment। और इसके बाद अगर हम इसको लिखें सी हैज़ completed it। सी हैज़ completed the assignment। he has completed the assignment। he has completed the assignment। तो यहाँ पे देखिए, और एक और लिख देते हैं हम, सी will have completed the assignment, है ना। और एक और सेंटेंस लिख देते हैं, सी will have been completing the assignment, है ना। they will have been completed। देखिए, तो यहाँ पे क्या देखना है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये एक वर्ब है, he has completed, ये एक से ज़्यादा वर्ड है, लेकिन ये भी वर्ब की तरह से काम कर रहा है, ये भी वर्ब की तरह से काम कर रहा है, ये भी आपका क्या है, वर्ब है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे एक वर्ड है तो इसको वर्ब बोल देंगे, और ग्रुप ऑफ वर्ब है तो इसको वर्बल फ्रेज बोल देंगे। क्या बोलेंगे? वर्बल फ्रेज। ये भी आ जाएगा वर्बल फ्रेज, और ये भी क्या आ जाएगा आपका वर्बल फ्रेज, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। चलिए, इसके बाद एक और कैटेगरी आता है फ्रेज में, जिसको कि डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। एक है फ्रेजल वर्ब। क्या आपका फ्रेजल वर्ब? फ्रेजल वर्ब जो होता है ना, जैसे मान लीजिए उसमें लिखते हैं पुट अप। पुट अप का मीनिंग, दो मीनिंग होता है, एक होता है रिसाइड का, और एक और मीनिंग होता है इसका चस्पा करना, यानी चिपकाना। चिपकाना भी इसका मीनिंग होता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें भरिएगा, क्या भराएगा, है ना। कौन सा मीनिंग किस में आएगा आपको ये बताना है। वेयर डू यू डैश, यहाँ पे आई पुट अप लिखते हैं, इसका मीनिंग आपको बताना है कि किसका कौन सा मीनिंग है। आई पुट अप अ नोटिस ऑन अ नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड। अब बताइए, तो यहाँ पे आपको देखने के बाद एक चीज़ समझ में आएगा कि वेयर डू यू पुट अप। यहाँ पे पुट अप का मीनिंग आ रहा है रिसाइड का, कहाँ पे रहते हैं ना, ये रिसाइड वाला। और आई पुट अप नोटिस, चिपकाया, क्या चिपकाया, चिपकाना, यहाँ पे आया चिपकाना, और यहाँ पे रिसाइड का मीनिंग ना। ये सब किसका एग्जाम्पल था? फ्रेजल वर्ब का। तो ऐसे ऐसे ढेरों सारा फ्रेजल वर्ब होता है, जिसको कि हम लोग को याद करना है। चलिए, फ्रेजल के वर्ब के बाद जो अगला टॉपिक आएगा हमारा, वो आएगा क्लाउज का। चलिए, हम लोग जो अब डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करने वाले हैं क्लाउज। क्या डिस्कस करेंगे? क्लाउज, क्लाउज, है ना। तो क्लाउज में क्या होता है? क्लाउज, तो सबसे पहले एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, लिखते हैं व्हाट शिवसेना, व्हाट शिवसेना डिड टू
बीजेपी इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। इसमें ज़रा बताइए तो सब्जेक्ट कौन है? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि व्हाट शिवसेना हो गया सब्जेक्ट और डीड हो जाएगा वर्ब, तो गलत हो जाइएगा, है ना। इसीलिए क्लॉज का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट शिवसेना डिड टू बीजेपी, ये पूरा का पूरा एक क्लाउज आ गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्लाउज है और ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का और ये है वर्ब, है ना। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो क्लाउज का काम कर रहा है, तो और चूंकि सब्जेक्ट पे है और ये क्लाउज है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इसका एक अपना सब्जेक्ट भी है इसके अंदर में और एक इसका अपना वर्ब भी है, ये हो जाएगा चूंकि सब्जेक्ट की जगह पे, तो इसको नाउन क्लाउज बोलते हैं ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है व्हाट यू सेड, व्हाट यू सेड इज अमेजिंग, व्हाट यू सेड इज अमेजिंग। फिर से इसमें अगर अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा तो क्या दिखेगा आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक व्हाट यू सेड, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है क्लाउज है और चूंकि सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये भी एग्जांपल हो गया नाउन क्लाउज का, ये सब्जेक्ट और ये फाइनाइट वर्ब है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम अब इसको डिफाइन करते हैं क्लाउज को, क्लाउज क्या है, क्लाउज को डिफाइन करते हैं ना, ये हो जाएगा क्लाउज इज अ पार्ट, लिखेंगे क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, clause is a part of a sentence but it has its own subject, own subject and verb, finite verb। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाउज बोलते हैं। जैसे कि एक और सेंटेंस यहाँ पे हम लिखें, इसमें थोड़ा आपको पहचान, एक सेंटेंस है अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार इज अ versatile actor, versatile actor, Akshay Kumar is a versatile actor and he has proved his talent, he has proved his talent, proved his, he has proved his talent नहीं, his metal लिख सकते हैं आप, his metal, है ना, metal through last 6 times। तो इस सेंटेंस को जब ध्यान रखें तो ये जो मेटल है ना, इस मेटल का एक मीनिंग होता है, एक तो मेटल मतलब होता है धातु, इसका स्पेलिंग होता है METAL, और ये वाला जो होता है ना METTLE, इसका मतलब होता है पोटेंशियल, है ना। ओहो, इस एक मेटल का जो मतलब होता है यहाँ पे, इस मेटल का मतलब तो धातु हो जाएगा, और METTLE जो होता है इसका मतलब होता है पोटेंशियल, का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करें कि अक्षय कुमार is a versatile actor and he has proved his mettle through last 6 times। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो अक्षय कुमार इज अ वर्सेटाइल एक्टर, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में इसका अंदर में ही सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, एंड ही हैज प्रूव्ड हिज मेटल, थ्रू लास्ट 6 टाइम्स, है ना। यहाँ पे दो क्लाउज, एक क्लाउज ये है और एक क्लाउज ये है ना, दो क्लाउज है इसमें। कैसे, क्योंकि इसमें भी इसका अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब है, इसमें भी अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो चलिए ये होता है क्लाउज। अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बस इसको देखना है कि ऐसे आप भी कर सकते हैं,
जब आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो, ठीक है ना। चलिए तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, जो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में आते हैं, तो पहला जो टाइप है वो होता है डिपेंडेंट क्लाउड्स। पहला क्या है? डिपेंडेंट क्लाउड्स। और डिपेंडेंट क्लाउड्स किसको बोलते हैं, तो इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे है इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, है ना। अब इसको ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है। ये कहना चाह रहा है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये है, और दोनों को मिला देते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है ना। तो अगर हम सिर्फ बोलें इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये इसके बाद इफ़ यू वर्क हार्ड, और इसको सोच लीजिए कि नहीं है ये, अगर ये नहीं है तो क्या होगा। अगर ऐसा बोलते हैं कि यू विल गेट सक्सेस, अगर उसको ढक दें हम यू विल गेट सक्सेस को, तो मीनिंग कंप्लीट रहेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो क्या होगा। अगर ये वाला नहीं रहता है तो इसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है ना, अधूरा रह जाता है। तो वैसे क्लाउज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लाउज, जो किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसका सामने वाला हटा दे तो इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रहता है, ठीक है। और ये वाला अगर मान लीजिए कि ये भी एक क्लाउज है, तो इसके लिए अगर हम इसको छोड़ दें, नहीं रखते हैं, तो इसको पढ़ने के बाद ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा, यू विल गेट सक्सेस। ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज, है ना। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज का एक और नाम है प्रिंसिपल क्लाउज भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन क्लाउज भी बोलते हैं। तो सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा क्लाउज है जो किसी और अदर सेंटेंस के पार्ट पे डिपेंड करता है, तो उस क्लाउज को हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। और ऐसा क्लाउज जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उस क्लाउज को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो इसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट क्लाउज का, तो उसमें भी एग्जांपल देख लिए। तो एक दूसरा टाइप ये भी आप समझ सकते हैं कि दूसरा क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लाउज। दूसरा टाइप क्या है? इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट but you could not perform well, but you could not perform well, है ना। यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे एक तो ये भी क्लाउज हो गया, एक ये क्लाउज, और एक दूसरा क्लाउज ये भी हो गया। ये दोनों क्लाउज जो है ना आपस में अपना कंप्लीमेंट, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रख रहा है ना। पार्ट ऑफ सेंटेंस भी है और कंप्लीट मीनिंग भी रख रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। चलिए तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। इसके बाद कुछ पार्ट्स होता है, जैसे कि डिपेंडेंट क्लाउज का भी कुछ टाइप्स होता है, उसको देख लेते हैं। जैसे सपोज डिपेंडेंट क्लाउज जो होता है, डिपेंडेंट क्लाउज ये होता है 3 तरह का। डिपेंडेंट क्लाउज का जो पहला क्लाउज है उसको बोलते हैं नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज। डिपेंडेंट क्लाउज में क्या है? नाउन क्लाउज। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, व्हाट यू जस्ट सेड, व्हाट यू जस्ट said is not understood by me, is not understood by me, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, फिर से यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहले इसको जब देखिएगा अच्छे से तो पता चलेगा कि व्हाट यू जस्ट सेड,
व्हाट यू जस्ट सेड, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं रख रहा है, और ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन, और ये क्लाउज है तो इसको क्या बोलेंगे, नाउन क्लाउज। ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा जैसे लेते हैं, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक व्हाट यू जस्ट सेड, व्हाट यू जस्ट सेड, आई डोंट लाइक व्हाट यू जस्ट सेड। यहाँ से यहाँ तक देखिए फिर से ये एक क्लाउज दिख रहा है ना, व्हाट यू जस्ट सेड, आई डोंट लाइक व्हाट यू जस्ट सेड। ये जो क्लाउज है इसमें चूंकि क्या है, ये आई डोंट लाइक व्हाट, तो व्हाट का आंसर देता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन क्लाउज यहाँ पे है ना। ये सब एग्जांपल है नाउन क्लाउज का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है आपका एडजेक्टिव क्लाउज। ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे दिखाने के लिए कैसा होता है, तो कितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस आ जाएगा, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं अगर आप बहुत सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हैं तो। चलिए इसमें एक सेंटेंस लेते हैं, आई बाउट अ न्यू वॉच, आई बाउट अ न्यू वॉच विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, है ना। तो आई बाउट अ न्यू वॉच विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि आई बाउट अ न्यू वॉच विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, दैट मीन्स व्हाट, आई बाउट खरीदा, क्या खरीदा, अ न्यू वॉच। तो न्यू वॉच जो है आपका ये नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल ए जो आया है वो किसके लिए आया है, वॉच के लिए, और न्यू क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, है ना। तो वॉच हो गया नाउन, और इस वॉच के बारे में बतला रहा है क्या, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और वॉच अगर नाउन है तो जो नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव, और यहाँ पे एडजेक्टिव में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये फ्रेज तो है नहीं क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट है और अपना फाइनाइट वर्ब भी है, तो ये हो गया एडजेक्टिव और ये क्लाउज, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ही इज द स्टूडेंट, ही इज द स्टूडेंट who has secured the फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसको जब आप ध्यान से देखते हैं तो क्या समझ में आता है, ही इज द स्टूडेंट, ही इज द स्टूडेंट, ही इज द स्टूडेंट, द आया है, आर्टिकल आया है, ये नाउन हो गया। अब इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन पुट फॉरवर्ड कर रहा है, हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये क्लाउज हो जाएगा, और नाउन के बारे में बताता है तो एडजेक्टिव, तो ये चूंकि क्लाउज है तो ये एडजेक्टिव है ना, ये हो गया एडजेक्टिव क्लाउज। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को समझते हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर सकते हैं कि इसमें क्या ध्यान रखना है, नोट बना के आप लिख सकते हैं, क्या नोट बना के लिख सकते हैं, नोट बना के ये आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि जो एडजेक्टिव क्लाउज होता है, एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज जनरली जनरली started with generally started with relative pronoun, relative pronoun, और ये सब क्या होता है जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना स्टार्टिंग से तो तब समझ में आएगा, और जो जिसको आता है तो वो थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे अच्छे से, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तीसरा टाइप जो होता है क्लाउज का वो है आपका एडवर्बियल क्लाउज, एडवर्बियल क्लाउज। कौन सा क्लाउज है भाई, एडवर्बियल क्लाउज। ये एडवर्बियल क्लाउज क्या होता है तो इसको समझने के लिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर समझ, और आपको अगर दिक्कत आ रहा है तो समझ जाइए कि थोड़ा सा आपका बेसिक्स हिला हुआ है। इफ यू ज्वाइन, इफ यू ज्वाइन दिस क्लास, इफ यू ज्वाइन दिस क्लास आई विल टीच यू, आई विल टीच यू।
इसको देखिए अच्छे से। फिर एक दूसरा सेंटेंस है, व्हेन आई मेट हर, व्हेन आई मेट हर आई आस्क्ड अबाउट हर रिजल्ट इन बोर्ड एग्जाम्स, है ना। और एक और ले सकते हैं सेंटेंस, whenever you go, whenever you go we will follow you, we will follow you, है ना। तो चलिए, तो इसको एक मारते हैं, इसका लगाइए, दिमाग लगाइए अगर कुछ पढ़े हैं तो। चलिए, अगर आपने पढ़ा है तो कुछ दिमाग लगाइए, नहीं तो चलिए देखिए, इफ़ यू ज्वाइन दिस क्लास, तो यहाँ पे देखिएगा, जब इफ़ यू ज्वाइन दिस क्लास, ये जो है ना आपका, इफ़ यू एक क्लॉज है, पहले तो क्लॉज पहचानिए, है ना। एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इस पे, है ना। आई विल टीच यू, व्हेन आई मेट हर, तो क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये है। व्हेनेवर यू गो, ये क्या भी क्लॉज। अब ये एडवर्बियल कैसे है, तो क्यों, इफ यू ज्वाइन दिस क्लास आई विल टीच यू, तो यहाँ पे जो टीच है, आई विल टीच यू, तो टीच का एक्शन होगा अगर वो क्लास करता है तो ये एक्शन, और इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। और ये क्या है आपका वर्ब, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये, है ना। इस वर्ब का एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये। व्हेन आई मेट हर, तो क्या होगा, आई आस्क्ड, ये आस्क्ड पूछा, कब पूछा, आई आस्क्ड, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये भी हो गया आपका एडवर्ब क्लाउज, है ना। वर्ब को जो मॉडिफाई करता है, व्हेनेवर यू गो वी विल फॉलो यू, फॉलो, है ना। ये एक तरह से समझिए, तो जो ये क्लाउज है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को, ये भी हो गया क्या, एडवर्ब क्लाउज, ये इसके लिए इसको फॉलो कर रहा है ना। तो इसमें भी नोट लगा सकते हैं आप, जैसे नोट क्या लगाए कि इसमें एडजेक्टिव क्लाउज जो था वो जनरली स्टार्ट होता है किससे, रिलेटिव प्रोनाउन से, तो ये सब क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे विच हो गया, यहाँ पे हु हो गया, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है ना। उसी तरह से जो आपका एडवर्बियल क्लाउज होता है वो स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी कंजंक्शन से, किससे, कंजंक्शन से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट में स्टार मार के, कलर चेंज कर लीजिए, है ना। तो लिख सकते हैं ऑल एडवर्बियल क्लाउज, ऑल एडवर्बियल क्लाउज स्टार्ट्स with सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे आगे डिटेल से, है ना। तो ये सब चीज़ होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद हम लोग, क्लाउज हो गया फिनिश। तो क्लाउज में हम लोग अभी क्या सीखे उसको समराइज करते हैं। तो क्लाउज जो होता है बेसिकली, ये जो क्लाउज है आपका दो तरह का है। क्लाउज कितना तरह का है भाई, दो तरह का। कौन कौन क्लाउज था, तो एक था डिपेंडेंट क्लाउज और एक था इंडिपेंडेंट क्लाउज। एक कौन था, डिपेंडेंट क्लाउज, है ना, और एक है इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है। और पता है आपको डिपेंडेंट क्लाउज भी तीन तरह का पढ़े थे, कौन कौन सा, एक था नाउन क्लाउज और दूसरा एडजेक्टिव क्लाउज और तीसरा एडवर्बियल क्लाउज, एडवर्बियल क्लाउज, है ना। तो ये क्लाउज दो तरह का हो गया, डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। तो इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो अब हम लोग चलेंगे किसमें, सेंटेंस में, है ना। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ, अच्छा इससे पहले एक थोड़ा कंपैरिजन कर लिया जाए, है ना, तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। चलिए कंपैरिजन कैसे करते हैं समझते हैं। देखिए कंपैरिजन क्या था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम लोग रिटर्न इंग्लिश में करते हैं यूज, वो होता है लेटर। लेटर को जोड़ते हैं तो बनता है वर्ड,
और वर्ड से 3 चीज निकला, क्या क्या? वर्ड के ग्रुप से बना फ्रेज, वर्ड के ग्रुप से बना क्लाउज, और वर्ड के ग्रुप से बना सेंटेंस। क्या बना? सेंटेंस, है ना। चलिए, तो इन दोनों को, तीनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अच्छे से। एक कॉलम बनाते हैं फ्रेज का, एक कॉलम किसका बनाते हैं? फ्रेज का, और एक बनाते हैं क्लाउज का, और एक बनाते हैं सेंटेंस का। ठीक है, फ्रेज का, क्लाउज का और सेंटेंस का। तो जो फ्रेज होता है बेसिकली, वो फ्रेज क्या होता है? सबसे पहले तो याद रखिए कि इसमें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है इसमें? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज में भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लाउज में भी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और सेंटेंस में भी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डन है। इसके बाद फ्रेज में आप जब जाते हैं तो फ्रेज में पता चलता है कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसके साथ साथ कुछ मीनिंग होना चाहिए, सम मीनिंग। क्या होना चाहिए? सम मीनिंग। इसमें भी सम मीनिंग, और इसमें कंप्लीट मीनिंग। क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग, है ना। और इसमें सम मीनिंग होना चाहिए, और इसके बाद इसमें ना तो सब्जेक्ट होगा और ना तो फाइनाइट वर्ब होगा। ना तो सब्जेक्ट ना तो फाइनाइट वर्ब। और क्लाउज में सम मीनिंग के साथ साथ एक और चीज, सम मीनिंग के साथ साथ इसमें होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है। और तीसरा, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और इसमें फाइनाइट वर्ब भी होता है। ये हो गया। और इसमें कंप्लीट मीनिंग और एंड होता है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, है ना। तो ये डिफरेंस होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग और फुल स्टॉप से एंड करता है सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सम मीनिंग है लेकिन पार्ट ऑफ सेंटेंस है, और जिसमें अपना सब्जेक्ट भी और अपना फाइनाइट वर्ब है, उसको क्या बोलते हैं? क्लाउज। ये हो गया आपका फिनिशिंग। ठीक है, लास्ट अब जो चलते हैं थोड़ा सा सेंटेंस को डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए, तो सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस का क्या क्या टाइप होता है। सेंटेंस का जो स्टडी होता है वो दो तरह से होता है। कितने तरह से होता है? दो तरह से। एक होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक किस पे होता है? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। और एक होता है फंक्शन के बेसिस पे। एक किस पे होता है? फंक्शन के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर का मतलब होता है हाउ टू राइट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? हाउ टू राइट, है ना। और फंक्शन के बेसिस का मतलब होता है क्या? सेंस एंड मीनिंग। सेंस एंड मीनिंग के बेसिस पे, है ना। सेंस और मीनिंग के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम समझने का कोशिश करें सेंटेंस को, हाउ टू राइट, तो तीन तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद फंक्शन के बेसिस पे चले जाइए, तो एक होता है आपका एजर्टिव सेंटेंस। ठीक है, एजर्टिव में ही होता है आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्या क्या होता है? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। जिसके बाद होता है इंटरोगेटिव। इसके बाद होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस सबको डिटेल में करेंगे जब हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, है ना। इंटरोगेटिव भी दो तरह का होता है, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड उसके क्वेश्चन को बोलते हैं इसमें यस नो में जवाब मिल जाता है, और ओपन एंडेड इसको बोलते हैं जिस क्वेश्चन का आप यस नो में जवाब नहीं दे पाते हैं। इंट्रोगेटिव के बाद होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के बाद आप एक लिख लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस के बाद होता है एक ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। और ऑप्टेटिव के बाद होता है एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना। यहाँ से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ना क्लास, हम लोग फॉलो करेंगे एक बुक है जिसको बोलते हैं रेनर मार्टिन, तो आप लोग भी रख लीजिएगा तो समझ में और अच्छे से आएगा आपको।
उस बुक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू से चलेगा इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत बेस्ट बुक है, उसी से पढ़ेंगे ना। इससे पहले तो अभी आपको जो ब्रीफ दे रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है सिलेबस, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सेंटेंस का एक और पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए जो सेंटेंस होता है बेसिकली ना, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा ना, उसका कुछ बेसिक एलिमेंट होता है, और वो बेसिक एलिमेंट 5 है। सेंटेंस का कितना है? 5। यानी कि कोई भी दुनिया का जो सेंटेंस होगा वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है। कितना बेसिक एलिमेंट है? 5। कौन कौन सा है? तो पहला है सब्जेक्ट, वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट, फिर है कॉम्प्लीमेंट, और फिर है एडवर्बियल। फिर क्या है आपका? एडवर्बियल, है ना। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा तो यही बेसिक बेसिक 5 एलिमेंट्स होता है सबों का। SVOCA, SVOCA, है ना। एक एक करके इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे जब आएगा एक एक टर्म, तो है ना, कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्बियल क्या है, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो बेसिकली यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई है ना। चलिए, तो सब्जेक्ट का बात करें तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? तो सब्जेक्ट हो सकता है आपका नाउन, दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है आपका नाउन, ये होता है सब्जेक्ट हो सकता है आपका प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट हो सकता है नाउन, सब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन, है ना। सब्जेक्ट हो सकता है आपका नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट हो सकता है आपका नाउन क्लॉज, सब्जेक्ट हो सकता है आपका इन्फिनिटिव, है ना, और सब्जेक्ट हो सकता है आपका जीरेंड। क्लियर है? इतना चीज़ आपका जो है ना वो क्या बेसिकली हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब के बेसिस पे अगर पढ़ें तो वर्ब को मेजर क्लासिफिकेशन में 2 कर सकते हैं। एक होता है एक्शन वर्ड और नॉन एक्शन, और बेसी और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, है ना, एक क्या होता है? ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। क्या होता है? इसको 1 बाय 1 करके जब डिटेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो होगा। और एक होता है लिंकिंग वर्ब, है ना, लिंकिंग वर्ब। ये 3 हो गया। फिर ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में जैसे ही जाते हैं तो जो सब्जेक्ट हो सकता है वो सब का सब क्या हो जाएगा आपका? वो सब का सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव और जीरेंड, है ना। अब इसके बाद जब कॉम्प्लीमेंट का बात आता है तो पहले जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है वो सब हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरेंड। हो सकता है? नहीं हो सकता? और यहाँ पे हो जाएगा आपका एजेक्टिव, फिर एजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है यहाँ पे, और एजेक्टिव क्लाउज भी हो सकता है। तो ये सब जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। और एडवर्बियल जब होगा तो यहाँ पे आपका क्या क्या हो सकता है? एडवर्बियल में आपका आ जाता है एडजेक्टिव फ्रेज, ये सब आ सकता है सब, है ना। एडवर्बियल का हम डिटेल से करेंगे लास्ट में, ठीक है। ये सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको, एडवर्बियल को। इसमें आपका आ जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब आ जाता है, एडवर्ब फ्रेज आ जाता है, एडवर्ब क्लाउज आ जाता है ना। ये बहुत सारा चीज़ है एडवर्बियल में, ये सब चीज़ें आती है ना। चलिए, तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना चीज़ें जो होती है इंग्लिश ग्रामर में, तो आप इसका बेसिकली क्या देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए कि हम लोगों को कैसे कैसे पढ़ना होता है। और अगर हम इतना चीज़ पढ़ लेते हैं तो फिर ग्रामर ख़त्म, इसमें इससे ज़्यादा ग्रामर में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल एनालिसिस करेंगे जब ग्रामर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लाउज समझे, फिर क्लाउज का डेफिनेशन, एग्जांपल, फिर टाइप्स ऑफ क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज, नाउन क्लाउज देखे, एडजेक्टिव क्लाउज देखे, एडवर्बियल क्लाउज देखे, फिर डिपेंडेंट क्लाउज का डिवीजन किए, फिर फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस में डिफरेंस देखे, फिर सेंटेंस में देखे कौन कौन सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ये देखना है। फिर इसको एडजेक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेट, ये सब बहुत स्टार्टिंग से हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो ये भी हो गया आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेंटेंस से।
तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्बियल क्या है, वो सब को बाकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आज के लिए इतना, ये था आपका इंट्रोडक्टरी कि ग्रामर में देखिए इतना ही चीज़ होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है ग्रामर में। और एक वोकैब का पार्ट है, तो वोकैब का पार्ट बाद में करेंगे। ग्रामर में अगर इतना चीज़ कर लिए, और इतना चीज़ करने के बाद आपसे बस 2 ही चीज़ टेस्ट होता है ग्रामर में। इतना करने के बाद ग्रामर में 2 ही चीज़ टेस्ट होती है, एक होता है वर्ड प्लेसमेंट, एक होता है वर्ड प्लेसमेंट, और एक होता है वर्ड सिलेक्शन। ठीक है, इसके बाद आपको ग्रामर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।